नमस्कार, मैं अभय प्रताप सिंह आप सभी का काकन कॉम्पिटिटिव जोन अर्थात केसी जोन में हार्दिक अभिनंदन बंदन। आज से काकन कॉम्पिटिटिव जोन जिसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे केसी जोन के नाम से आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कक्षा 10वीं को टारगेट करते हुए चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, बाइलिंगुअल क्लासेस हमारे यहाँ प्रारंभ की गई हैं। मैथ्स जिसमें आप सभी को बहुत डर लगता है कि नंबर कैसे उठेगा हमारा, तो एक ऐसा क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है जो पूरे सिलेबस को समाप्त किया जाएगा और बेहतरीन ढंग के साथ आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से ये मिलेगा। वीडियो आपको रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नवीन सर के माध्यम से इस क्लास को चालू किया गया है। ये एक बूस्टर क्लास है जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण को केवल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लास को चलाया जाएगा। रेगुलर आधार पे इस वीडियो को आप देखिए। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं जो सिद्धार्थनगर जनपद के नौगढ़ के पास सनई जो चौराहा है उसके बगल में एक विद्यालय है, जय किसान इंटर कॉलेज, इस जनपद का सबसे पुराना विद्यालय। उसके ठीक बगल में काकन कॉम्पिटिटिव जोन का मुख्यालय और कार्यालय यहीं पर स्थित है। आप सभी को यहाँ पर आकर आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से दूर दराज बैठे उन विद्यार्थियों के लिए लाभ के लिए बहुत आवश्यक है जो विद्यार्थी कंपटीशन लेवल तक की गणित पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। 10वीं के कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं कोचिंग के लिए। उन छात्र छात्राओं के लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। नवीन सर के निर्देशन में आपकी क्लास चलेगी और नवीन सर बहुत शानदार आपको लेकर चलेंगे। तो आज से आपकी क्लास प्रारंभ की जाती है। आज नवीन सर को इंट्रोड्यूस मैं करा दूं आपको। जी नवीन सर आइए, आज से आपकी क्लास है और बच्चों को विशेषकर बहुत ध्यान देना है आपको कि हमारे जो विद्यार्थी इस पे जुड़े हुए हैं इन सभी विद्यार्थियों को एक बेहतरीन ढंग की क्लास मिल पाए। इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है काकन कॉम्पिटिटिव जोन के इस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई साहब मिस्टर अभय प्रताप सिंह का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि इस केसी जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर के आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेना है। और इस कोर्स में कोशिश ये किया जाएगा कि आपकी पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज को बड़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से निपटा दिया जाए। और इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड होंगी मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग बोर्ड के नज़रिए से इस सेशन को आगे बढ़ाएं। और सिर्फ आपको मैथमेटिक्स की ही क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपको मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश की तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ग्रामर, लिटरेचर, हिंदी में आप लोगों को ग्रामर और वही पार्ट जो हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड के पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। साथ साथ सोशल साइंसेज जो सबसे बड़ा सरदर्द होता है बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए। जैसे एसएसटी में क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स और साइंस की कोचिंगें बच्चे करते हैं और क्लासेस बड़ी अच्छे तरीके से उनकी डेडिकेशन के साथ लेते हैं। लेकिन एसएसटी में दिक्कत क्या है कि उनकी क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पाती हैं, तो उनकी भी मुहिम चलाई जाएगी, वो भी क्लासेस चलेंगी और उनको भी टाइम से खत्म किया जाएगा। और सारे जब टॉपिक खत्म हो जाते हैं तो उनके पीवाईक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यूज आपके सॉल्व कराए जाएंगे। एक बूस्टर क्लास है जिसमें आपको कोशिश यही किया जाएगा कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स कैसे आएंगे, किस तरह के सवाल नए फ्रेम किए जा सकते हैं बोर्ड के थ्रू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी जो है उस तरीके से चेंज हो रही है और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके थ्रू जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं वो काफी कॉन्सेप्चुअल हैं। उसी को देखते हुए हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो जो क्वेश्चन आएंगे उनको साथ साथ में करते चलेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर थर्ड इसलिए लिया गया है, मैं आपको बता दूं चैप्टर थर्ड क्यों हमने लिया है। चैप्टर थर्ड से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में समस्या क्या है बच्चों की कि इसमें इक्वेशंस मिलते नहीं हैं, उनको फ्रेम करना पड़ता है क्वेश्चंस पढ़ करके। अभी एक सेशन मैंने लिया था, एक क्लास मैंने लिया था जो एज ए डेमो क्लास था,
मैंने उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और मैंने ये बताया था कि अगली क्लास में हम पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ इनके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन पे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज जितना हो सकता है उन क्वेश्चनों को किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के सारे बच्चे बैठ जाएं और जिन बच्चों को सिर्फ वीडियो देखना है वो बच्चे इस वीडियो को ना देखें। कोशिश वही किया जाए कि कॉपी पेन लेकर के बैठे और पढ़ने के उद्देश्य से बैठे, सिर्फ देखने के लिए नहीं। ठीक है, पढ़ाई करिए मन से, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, पूरा परिवार आपके साथ है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, इसके पहले अगर कोई बच्चा इसके पहले वाला लेक्चर को नहीं देखा है वो जा करके देख ले, उसके बाद दूसरे लेक्चर को देखे। अगर आपको समझ में आया दूसरा तो आप दूसरे से ही स्टार्ट करें। पहले में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को बताया था और इक्वेशंस के नेचर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो हमने बताया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो हमने बताया था। सॉल्यूशन करने की प्रोसेस क्या क्या होती है वो हमने बताया था। ठीक है, 3 प्रोसीजर होती हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसमें हमने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट को हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को पढ़ना है। ठीक है, वो हमने कराया था और बताया था कैसे सॉल्व करना है उसमें से। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं और वहीं तक हमने पढ़ाया था। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to 0 and y is equal to -5? दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक काम करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से तरह के सवाल है। यहां से स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस इंग्लिश में ही है, मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि k के किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास? 4x - 3y = 9 और एक इक्वेशन है हमारे पास 2x + ky = 11। जो पहले के 2 क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन में एरर था, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। दूसरे क्वेश्चन को ही मैं बताऊंगा, पहले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उस पे एक आध क्वेश्चन है उनको निपटा लिया जाए। ठीक है, चलिए, अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करेगा, नहीं तो चुपचाप देखना है। और व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि k के किस मान के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उसके कितने सॉल्यूशन हो? नो सॉल्यूशन हो। हम लोग पढ़े हैं पिछली क्लास में कि नो सॉल्यूशन के लिए फॉर, एक काम करते हैं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहीं लिख देता हूं। चलिए देखिए, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का अगर केस बनता है इस तरीके का, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है पहला लेक्चर जाकर के देख लीजिए। इसमें क्या होगा, अगर इस तरीके का केस बनता है कोफिशिएंट्स का, तो हम बोल देंगे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मेनी। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे अगर इस तरीके का केस बनता है। केस नंबर 1 है। केस 2 क्या कह रहा है? इफ a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो हम इसको बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आया है। ठीक है ना, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड के लिए है, बाकी क्वेश्चंस को हम नहीं टच करेंगे। बाकी आपको जितना मर्जी आप 100 150 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि वे क्वेश्चंस को सॉल्व उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है? क्योंकि सारे आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो करना क्या रहेगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही उठाया गया है, 2017 का है। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, उसको बोलते हैं अनेक हल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर कॉन्सेप्ट इस तरीके से आ जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, इस तरीके का अगर कोई केस बनता है तो हम उसको बोल देंगे
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, और क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आ सकता है। तो देखिए इसी वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल आया हुआ है कि नो सॉल्यूशन कब होगा, यानी कि के किस मान के लिए ये इक्वेशन नो सॉल्यूशन के रूप में आएगा। चलिए देखते हैं। इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। यहां देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या, अब उसमें से ये नो सॉल्यूशन के लिए है ना, तो इतने कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और एक इक्वेशन है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 11। इस वाले में रखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 की जगह पे कितना रखते हैं 4, a2 की जगह पे कितना रखते हैं 2 इज इक्वल टू b1 की जगह पे माइनस का 3 और इसके जगह पे k रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पहले काट दीजिए 2, यानी कि यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3/, यानी कि k की वैल्यू माइनस का 3/2 रहनी चाहिए। अच्छा, अगर ये पूछता कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, नॉट इक्वल वाले को। इक्वल वाला बोला है तो ये यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से करना है। कैसे किए हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से केस में क्या सिनेरियो होता है, ठीक है ना। इनफाइनेटिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और इन्हीं के बिहाफ पे इनको सॉल्व करना है। तो नो सॉल्यूशन पे पूछा था उसने कि के की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन नो सॉल्यूशन होगा, और ये पूछ, तो इसीलिए हमने सिर्फ क्या लिया, इक्वल वाले हिस्से को लिया, क्योंकि उतना बताना है इक्वल में। अगर वो बोलता सॉरी के की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहां रख के चेक कर देते हैं, यानी कि के उतना नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, इसको उठा करके इसमें से वैल्यू पुट करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर आई फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज इतना एंड डिफरेंस। कर आई कि वो दो नंबर्स फाइंड करिए जिनके सम कितने हो 75 और जिनके डिफरेंसेस कितने हो 15 हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन लीनियर में अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, दो नंबर्स उसने बोल दिया ना, टू नंबर्स बोला तो हमारे दिमाग में आना चाहिए दो नंबर्स, हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। दो नंबर्स, तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, लेट बी, मान लेंगे लेट बी फर्स्ट नंबर सेकेंड बड़ा लेंगे, फर्स्ट नंबर इज एक्स, एंड हमेशा जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो दो वेरिएबल में दो टर्म आएंगे ही आएंगे, हमेशा दो टर्म आएंगे, एक को एक्स ले लेना, एक को वाई ले लेना, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर इज वाई, माना पहली संख्या एक्स है तथा दूसरी संख्या वाई है, हिंदी वाले भी लिख लेंगे। अब आएंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ठीक है ना, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, यानी कि x को और y को जोड़ा जा रहा है, तो कितना आ रहा है 75। पहला समीकरण यानी कि इक्वेशन नंबर 1, x में से अगर y को, यानी कि किसी एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 15। इक्वेशन नंबर 2, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे सही में जानते हैं सॉल्व कर रहे हैं। सारे प्रीवियस से जितने हो सकेंगे इस क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, इसलिए मैंने बोला था पहले चैप्टर को आप पहले पार्ट को पढ़ करके आइए, इस चैप्टर का पहला पार्ट। उसमें हमने सॉल्यूशन की प्रोसेसेस बताई थी कि इक्वेशन अगर मिल जाएगा तो फिर इनको सॉल्व कैसे करना है। तो याद रखिएगा हमारे हाथ में दो मेथड है, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ एलिमिनेशन ही यूज कर लेंगे, ठीक है। कैसे? एलिमिनेशन का मतलब होता है एक टर्म दूसरी टर्म से कट जाना चाहिए। तो याद रखिएगा एलिमिनेशन यूज करते समय उनकी कोफिशिएंट्स को देखेंगे, यानी कि अगर मुझे y टर्म को कट करना है तो इसके कोफिशिएंट को हम देखेंगे कि इसके आगे की वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और दोनों में टर्म कैसा है, साइन कैसा है, निगेटिव है। तो ये तो ऐड करने पे ही कट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बाई इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो देखिए x प्लस वाई इजकल टू 75 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 ऐड करेंगे वो। तो ऐड करेंगे, देखिए ये y वाला टर्म कटा, x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 90, यानी कि 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 45. If x is equal to 45, then we can say it can be put in equation number 1. इसको समीकरण 1 में रखा जा सकता है। इसको जब समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे बाई इक्वेशन 1। आप लोग नीचे ही लिखते चलेंगे, ठीक है ना, नीचे की तरफ इस तरीके से इस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा, इक्वेशन 1 में जो वैल्यू निकली है उसको रख देंगे। तो क्या होगा, x के जगह पे कितना रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे 45 प्लस y इज इक्वल टू कितना है 75, प्लस का 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 75 माइनस 45 सब्सट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 30, यानी कि यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 45 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नाउ द टू नंबर्स आर x एंड y, hence x is equal to 45, y is equal to 30. 45 and 30 are the answers, are the numbers. ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इनको, देख लीजिए एक बार। अब इस पे क्वेश्चन आएंगे ना, देखो मैंने एक फ्रेम बना दिया ना, अब नंबर्स के कोई क्वेश्चन आएंगे, जैसे दो नंबर्स को जोड़ने पे 100, ठीक है, 250, 275, जो भी व्हाट एवर जो भी क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट पे आएगा, और इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक को x मान लेना है, एक को y मान लेना है। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी किस पे है, अगर इसको आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सही में इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। नेचर ऑफ इक्वेशन, समीकरणों की प्रकृति पे ये सवाल है। आप समझ में आ रही है? ये जो समीकरण है ना, समीकरण, इनकी प्रकृति पे ये सवाल है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और पहले पार्ट में भी वीडियो के जो है वो पढ़े थे हम लोग। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड, देखो ये ए एंड पी नहीं है, ये अल्फा और बीटा है। बात समझिएगा, यहाँ क्या है अल्फा और यहाँ क्या है बीटा। अच्छा इसने ये रख दिया, कोई बात नहीं, अल्फा एंड बीटा याद रखिएगा, ये भी क्या है अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा कर लीजिएगा और यहाँ पे बीटा कर लीजिएगा, मतलब जो भी ए, या तो ए रखिए तो यहाँ ए रखेंगे, तो यहाँ भी ए और यहाँ बी रखना पड़ेगा। अल्फा बीटा के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा है, बीटा है। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, मतलब अनेक हल होंगे। और अनेक हल के लिए तुरंत अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है अनेक हल का, ठीक है ना, मेनी सॉल्यूशंस का क्या होता है। तो वीडियो रोक करके या तो इस क्वेश्चन याद रखना, ऐसे 2013 में नहीं आया है, ये क्वेश्चन 2013 में आया है ना, इससे बने हुए जितने सवाल हैं वो हर साल आ रहे हैं, ठीक है, हर साल। मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इनके पास डेटा बहुत होता है, तो डेटा जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन पैटर्न नहीं चेंज होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, पैटर्न नहीं चेंज होता, आप सीखिए इस चीज को।
ठीक है, तो 2013 पे ध्यान ना दीजिए, बात समझिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए क्या होगा, उनको पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जिस बच्चे को, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया ना, जिस बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेगा, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कराएगा। बात समझ में आ रही है जी? और नहीं आएगा तो फिर वीडियो सॉल्यूशन करा ही रहे हैं, देखते चलो। तो a1 की वैल्यू कितनी है, यहां से निकालिए, x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो a1 है, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है अल्फा, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा, c1 की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी 20। मुझे बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना, इनको अगर मतलब इस क्वेश्चन में अगर इनको एक साथ ले लें तो क्या एक डायरेक्ट आंसर निकल पाएगा, सोच के बताइए। डायरेक्ट आंसर नहीं निकल पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। जब सॉल्व करेंगे ना तो 2 वेरिएबल विथ 1 इक्वेशन, अगर 2 इक्वेशन में होता तो हम लोग तो सॉल्व भी कर लेते, ये थे 1 इक्वेशन में है ना। तो याद रखिएगा, इसको नहीं लेंगे, एक काम करते हैं, इनको और ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है, क्योंकि है तो तीनों इक्वल, किसी को भी किसी के इक्वल दिखाया जा सकता है, तो इसको इसके इक्वल दिखा देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 7 अपॉन 28, 7 से 28 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 टू जा 8, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहां से भी एक इक्वेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। यहां से कैसा इक्वेशन, 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, देखो यहां भी रख सकते हो या वही चीज है यहां भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना, यही रख लीजिए 7 अपॉन 28 ऐसे लिखेंगे। नाउ 3 अपॉन अल्फा की वैल्यू 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 चौका 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 इज इक्वल टू 8 प्लस बीटा। अब देखो एक काम करो, प्लस 8 को इधर लेके आओगे तो माइनस 8 होगा, और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 4 इज इक्वल टू बीटा लिखिए, या बीटा इज इक्वल टू 4 लिखिए, बात बराबर, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब देखो यहाँ अल्फा बीटा आ गया, ठीक है, कभी पी क्यू दे देगा, कभी कुछ दे देगा, लेकिन तीन ही कॉन्सेप्ट यूज करेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसी तरीके से एनालिटिकल तरीके से आएंगे और आपको आंसर वहां देना रहेगा। क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, या क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, 1 मार्क्स के अंदर आते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल है। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है आपका वो सीरीज जिसमें पक्कई यहां से सही में सवाल पूछा जाता है, यह है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम से सवाल आता है। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए हम हेल्प करेंगे, ठीक है ना। क्लास तो बाईलिंगुअल ही चलेगा। मैथमेटिक्स में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, कोई हिंदी इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। बेवकूफ होते हैं वो लड़के जो बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता। अरे मैथमेटिक्स, मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, ठीक है, मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही हुई है, लेकिन समस्या है ना हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कि मेंटली वो प्रिपेयर नहीं रहते हैं इस चीज के लिए। वो मानते ही नहीं है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, वो ये मान के चलते हैं कि मुझे हिंदी हिंदी इंग्लिश बैरियर नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना।
याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के बोल दे रहा हूं कि क्या है, ठीक है, और उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन वाला हिस्सा है। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का क्वेश्चन है। मैंने उस दिन बताया था ना पहले लेक्चर में कि डिजिट्स पे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम नंबर फ्रैक्शंस पे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो है एजेस पे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो है बोट स्टीम पे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस पे आएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे भी सवाल आता है। मिलेगा क्वेश्चन आगे, करा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंसेस इज difference between the numbers and that formed by reversing the digits is 18, then find the number। देखो कह रहा है the sum of the digits of two digit number is 8, दो संख्या के दोनों अंकों का, देखो कोई दो डिजिट की संख्या है, ठीक है, दो डिजिट का कोई नंबर है, उनके जो अंकों का योग है ना, जैसे मान लीजिए 12 लिख दिया मैंने, यह दो अंकों की संख्या है, टू डिजिट्स का नंबर है एक, ठीक है, एक इकाई डिजिट है एक दहाई है, एक यूनिट डिजिट है एक टेंस डिजिट है, बात समझिएगा ध्यान से। अच्छा इनके यूनिट डिजिट और इनके टेंस डिजिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा, ये 1 और 2 मिलकर के 3 होगा ना। वैसे ही यहां उसने कितना दिया है, 8 दे दिया है, ठीक है। हाँ तो लिखिए क्वेश्चन हिंदी वाले, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है तथा संख्या और संख्या के अंकों को रिवर्स करने पे, रिवर्स मींस इंटरचेंज, उनके जो है यूनिट को टेंस पे, जैसे मान लो 12 था ना, इसके डिजिट्स को चेंज करेंगे तो 21 हो जाएगा ना। तो अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9। तो वैसे ही ये जो दिया है ना यहाँ पे 18, वो डिफरेंस ही है, ठीक है, नंबर और नंबर का रिवर्स वही चीज। तो संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, जो ओरिजिनल नंबर था उसको फाइंड करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, मान लेंगे लेट बी यूनिट डिजिट ऑफ the number is x and tens digit of the number is y, यूनिट डिजिट x। अच्छा बताओ, मैंने इकाई का माना, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, हिंदी वाले भी लिख लेंगे। अच्छा मैंने यूनिट डिजिट्स को x मान लिया और टेंस डिजिट को y मान लिया, नाउ नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा। अच्छा मान लो यहाँ पे 12 था ना, 12 है, तो इसमें यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो कितना है, 2। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। जो टेंस डिजिट पे है वो कितना है, 1, यानी कि टेंस डिजिट पे, दहाई के अंक 1 है। अच्छा अगर मुझे पता हो दहाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 2 है, तो इससे मुझे अगर संख्या तैयार करनी हो, ठीक है, मान लीजिए इससे मुझे अगर संख्या तैयार करनी हो तो कैसे तैयार करेंगे, कोई नंबर तैयार करना होगा, इकाई पे जो है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से, और ऐड कर देंगे। दहाई पे जो नंबर है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से। देखो 1 में किससे, 10 से, और 2 में किससे, 1 से। तो 10 1 जा 10 और 2 1 जा 2, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। नंबर तैयार हो गए। जिस जिस जो प्लेस होता है ना, उसका प्लेस वैल्यू पढ़े हो ना, प्लेस की वैल्यू, वैसे ही जो प्लेस है उसका उतने से मल्टीप्लाई कराना है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो नंबर तैयार करते हैं, तो क्या होगा नंबर, नंबर इज यूनिट डिजिट पे कौन है, x, तो x 1 जा x, x में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x, प्लस कर देंगे टेंस पे कौन है, y, तो ये कितना हो जाएगा, 10y, यानी कि 10y प्लस x जो है ये मेरा क्या है, और ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए।
उनके डिजिट्स का सम कितना है, डिजिट्स कौन कौन से हैं, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है, ठीक है, एक डिजिट x है और एक y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएंगे, सॉरी पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई उसने कितना बोला 8 लिखिए, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, एकदम ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार। क्या होगा प्रश्नानुसार बाबू, देखिए कह रहा है ना, जो संख्या ये बनी है ना 10y प्लस एक्स, ये नंबर और नंबर को चेंज करने पे, यानी कि जो डिजिट्स हैं इनको इंटरचेंज कर रहा है, यानी कि x y की जगह पे आ जा रहा है, y x की जगह पे आ जा रहा है, रिवर्स करके, और जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। इनका सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितना आ रहा है, सब्सट्रैक्ट मींस डिफरेंस मींस सब्सट्रैक्ट होता है, तो कितनी आ रही है वैल्यू 18 आ रहा है। एक इक्वेशन मुझे यहां से मिला और एक इक्वेशन हम यहां से निकालेंगे इनको सॉल्व करके, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे होगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, सब्सट्रैक्ट कराइए तो 8 कितना हो जाएगा 9y, ठीक है 9y, और ये कितना हो जाएगा जी, माइनस के 10x में से x ऐड होगा तो हो जाएगा माइनस का 9x, माफ कीजिएगा 9x इज इक्वल टू कितना होगा 18। अब बताओ यहां से क्या किया जाएगा, कॉमन कॉमन कर लेते हैं, तो 9 कॉमन करेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 18, तो 9 से 18 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब अगर किसी को टेबल भी नहीं आता है तब तो भैया समस्या है, ठीक है। चलिए अब दो इक्वेशन मुझे मिला, मैंने क्या बोला वर्ड, पहले क्या होता था ये दोनों इक्वेशन दे दिए जाते थे, अब इक्वेशन दिए नहीं जाएंगे, इस तरीके से एक कहानी के फॉर्म में लिखा जाएगा, वही प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम दिए जाएंगे उनको आपको सॉल्व करके इक्वेशन तैयार करना है, ठीक है, इक्वेशन तैयार करना है। तो वही अब इक्वेशन तैयार हो गया, दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमें पता है, हम एलिमिनेट कर लेंगे, तो देखिए x की यहाँ वैल्यू क्या है नेगेटिव में और यहाँ x क्या है पॉजिटिव में, तो एलिमिनेट कर दीजिए, कैसे ऐड करने पे एलिमिनेट होंगे, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है जी, 1 कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और ये कितना है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ऐड करिए तो x x कटा y और y मिलके कितने हो जाएंगे 2y, और ये 10, एक कट के y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 आ गया। जैसे y 5 आया आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। नाउ यहाँ लिख दें, चलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपकी इच्छा। तो एक काम करते हैं 1 में ही रख देते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x के जगह पे कितना रखेंगे, x की वैल्यू ही निकालनी है, y के जगह पे कितना रखेंगे 5, उधर जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अभी आंसर मेरा नहीं आया, हमें पूछ क्या रहा था, उधर की तरफ बढ़ते हैं, पूछ रहा था कि नंबर फाइंड करिए, ठीक है ना, वो नंबर फाइंड करिए, देखो फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना है तो हमें मेरे पास नंबर क्या था, नंबर इज 10y प्लस एक्स, एक्स और y की वैल्यू हमने निकाल लिया लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्मूले को लगा करके। चलिए तो यहां से नाउ नंबर इज 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5 और x की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 से 10 में होगा तो 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53, ये होगा आंसर, ठीक है।
53 इज द नंबर। देखो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, कैसे मतलब जस्टिफाई किया जा सकता है। यहाँ कितना है, 5 है ना, 53 नंबर है ना, 5 और 3 को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 8 आ रहा है। डिजिट्स को रिवर्स करिए, यानी कि 53 है, सब्सट्रैक्ट कर दो चेंज करके, 35 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 18। ये वाला ये होता है जस्टिफाई। अब एग्जाम में गलत आपका आंसर आए, गलत आएगा ही नहीं, ठीक है। और हमसे रहे हो तो गलत नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन था, देख लेना। देखो एज एज का क्वेश्चन है, और थोड़ा देखा जाए आगे, कोई और डिजिट का क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन जो है ये डिजिट का है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दें, दिख रहा है, ये डिजिट का क्वेश्चन है। अभी जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था डिजिट्स का, वैसे ही सेम ये भी क्वेश्चन है। कर लेंगे कि करा दें, कर लेना, जिसको करना होगा वो वीडियो को पॉज करके करेगा। फिलहाल अभी हम डिजिट्स का करा रहे हैं, तो इसको भी करा ही देते हैं। करा है, और 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। करा है, 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 गुना है किससे, द डिजिट, द 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। कोई संख्या है, संख्या के डिजिट्स को हम जोड़ रहे हैं, तो जो डिजिट्स जोड़ने पे आ रही है ना, और जो संख्या है वो संख्या 7 टाइम्स है, डिजिट्स को ऐड करने पे 7 गुना है। संख्या जो है वो डिजिट्स को ऐड करने पे आ रही है, वो 7 गुना है ना, संख्या 7 गुना है। नंबर इज 7 टाइम्स नंबर क्या है, 7 टाइम्स है किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट्स के, इनके जो डिजिट्स जोड़ने पे आ रहे हैं उनके। तो संख्याओं के अंकों का योग, सॉरी संख्याओं के अंकों के योग की 7 गुनी है, संख्या 7 गुनी है। फिर द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि नंबर जो बन रहा है ना डिजिट्स को रिवर्स करने पे, अंकों को पलटने पर बनी संख्या इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। पहली संख्या से 18 क्या है, कम है। जो रिवर्स करने पे बन रहा है वो 18 कम है नई वाली संख्या से। बहुत आसान क्वेश्चन है, मान वैसे ही करेंगे। लेट बी यूनिट डिजिट ऑफ number is x, number is x and tens digit is y। नाउ नंबर क्या होगा, थोड़ा रफली करते हैं, ठीक है ना। नंबर क्या होगा, यूनिट पे है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, जो टेंस पे उसमें 10 से करा दीजिए। आप ऐसा नहीं है सिर्फ यूनिट को ही x मान सकते हैं, आप यूनिट को भी y मान सकते हैं। एक को x मानना है, एक को y मानना है। चलिए ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि जो डिजिट्स को जोड़ रहे हो ना, यानी कि x प्लस वाई को आप जोड़ रहे हैं, तो जब भी बोलेगा इतना टाइम्स उतना टाइम्स, आप पहले इक्वल कर लीजिएगा। डिजिट्स और नंबर्स में एक कुछ रिलेशन उसने बोला, डिजिट्स को जोड़ने पे जो नंबर है ना वो 7 गुनी है, मतलब इनकी 7 गुनी है। कौन 7 गुना है, नंबर 7 गुना है। बात समझ में आ रही है। तो एक काम करते हैं, ये बताइए, हमने अगर ऐसे लिख दिया और मैंने पूछा कौन 2 गुना है, तो आप कहेंगे ये वाला 2 गुना है, इसका 2 गुना है कि नहीं है। तो अगर ये 2 गुना है तो इक्वल करने के लिए किसको 2 गुना करेंगे, इसको 2 टाइम्स करेंगे। जिसको बोला है उसके अपोजिट वाले को, तभी तो ये इक्वल में आएंगे। या इस वाले को हाफ कर दीजिए, ठीक है ना, आपकी इच्छा। एक काम करते हैं, ये 7 गुना है तो किसको 7 गुना कर देंगे, इसको कर देंगे। तो 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 10y प्लस x। इधर लेके आओ, सॉल्व कर लीजिए। x को इधर लेके आइए, y को उधर लेके जाइए, ठीक है। तो x इधर आएगा तो a प्लस का x माइनस x, यानी कि 7x में से x जाएगा तो 6x, और 10y में से 7y जाएगा तो
3y। अब 3 से 6 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, यानी कि 2x इज इक्वल टू वाई, वी कैन से y इज इक्वल टू 2x। ये मेरा पहला इक्वेशन। बात समझ में आई? ये पहला इक्वेशन है। x है बबुआ, थोड़ा हमारा x बनाने का तरीका कैजुअल है। अच्छा, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है, या उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जब आपकी लाइव क्लास चलेगी ना, तो उसमें आपको आप लोगों को कमेंट करने का मौका दिया जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे की कहानी कर रहा है। द नंबर इज फॉर्म बाय रिवर्सिंग, यानी कि उलट डिजिट्स को पलटने पे जो संख्या तैयार हो रही है ना, वो 18 कम है। गिवन नंबर, दिस इज गिवन नंबर, यानी कि गिवन नंबर और पलटने पे जो नंबर आएगी, यानी कि 10x प्लस वाई, इनमें वो कुछ रिलेशन बोल रहा है। तो जब दो लोगों में रिलेशन बोलेगा ना, हम इक्वल कर देंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये इतना हो जाएगा, वो इतना कम हो जाएगा, इतने गुना हो जाएगा, उस केस में हम पहले इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन कितना ज्यादा है, उसके अपोजिट वाले को ज्यादा कर देते हैं। कम अगर होगा सामने वाला, तो उसके अपोजिट वाले को कम कर देंगे। इतना गुना होगा तो इतना गुना, इस तरीके से। तो कौन कितना, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस, ये लेस है, ठीक है ना। रिवर्स करने पे जो आ रहा है ये लेस है। कितना लेस है? 18 लेस है। तो किसको 18 कम कर देंगे? इसको 18 कम कर देंगे, ठीक है सर। इसको 18 कम कर देंगे। अब चेंज करिए, एक्स वाई को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो 10y इधर आएगा, y तो क्या होगा चाहिए 9y, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। माइनस का 9x, माइनस 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन करो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो यहां से क्या होगा, y माइनस, सॉरी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा, रख दीजिए, लिख देंगे यहाँ पे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख देंगे बाय इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन नंबर 2 लिखना। फिर उसके बाद से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना। y की वैल्यू कितनी है जी 2x, यहाँ रख देंगे 2x, x को ऐसे ही रहने देंगे। सब्सट्रैक्ट होके x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। इस x की वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो y निकल करके चला आएगा। नाउ y इज इक्वल टू 2x है ना, 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसलिए जो नंबर होगा हमारा नाउ, अतः संख्या नंबर कितना होगा, 10y प्लस एक्स था ना हमारे पास, तो 10 की y की वैल्यू कितनी है 4, और x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2, 42। ये हमारा क्या है आंसर है। देख रहे हो ना कितने इजी इजी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे आपसे, याद रखिएगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नोट कर लेना इसको, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी देखो, फिर क्वेश्चन वही आ गया बाबू। इस क्वेश्चन को हम करेंगे नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप ही लोग करेंगे। ये वही क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, ठीक है, 2015 और 2018 का 2 साल पूछा है। याद रखना 3 क्वेश्चन हम लोग एक ही तरह का देख लिए, तो मतलब एक को समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन उस टाइप के हो जाएंगे। हम लोग टाइप सीख रहे हैं ना, ठीक है। ये मत सोचना कि
इतने क्वेश्चंस करा रहे हैं। बाबू क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूं मैं। अगर इसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चन फंसता है तो आप हमसे बोलिएगा ना, उसका सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को घर से करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो बच्चा कमेंट करेगा उसको मेरी तरफ से 2 रुपए का पुरस्कार, मेरी तरफ से यानी कि काकन परिवार की तरफ से दे दिया जाएगा। ठीक है, मिटा दे भैया 2 रुपया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोगों का छूटा हुआ था, ये एज का क्वेश्चन। चलिए एज के क्वेश्चंस को करते हैं। इसके पहले भी कोई क्वेश्चन छूटा था? नहीं, इसके पहले का सारा हो गया है। ये छूट गया है क्वेश्चन, छोड़ा गया है क्योंकि हम लोग एक फ्लो में थे, उस फ्लो को तोड़ना अच्छा नहीं था। देखिए बड़ा करके थोड़ा, देखो तो एज का क्वेश्चन है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एक पिता की उम्र उसके 2 पुत्रों की उम्र या बच्चों की उम्र की योग का 2 गुना है। बच्चों की एज, जैसे मान लीजिए एक बच्चा ए है और एक बी है, एक की उम्र 10 साल है और एक की उम्र 25 साल है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो पिता 35 साल के होंगे। क्वेश्चन है, हो सकता है, मान लीजिएगा। तो एक 10 एक 25 35, तो वही वो कह रहा है कि दोगुना दोगुना, तो कितने हो जाएंगे? जोड़ के दोगुना करेंगे ना। ठीक है, तो पिता की उम्र कितने साल की हो जाएगी? 70 साल की हो जाएगी। बड़ी लेट शादी हुई है पिताजी की, कोई बात नहीं, चलिए। तो कितने साल के? तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि जो बच्चों की, अच्छा ये बताओ, पिता की उम्र मुझे अगर पता करनी हो, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पिता की एज मुझे अगर पता करनी हो तो मुझे कौन से ऐसे 2 कंपोनेंट चाहिए वो हमारे हाथ में हो तो हम बता देंगे कि पिता की उम्र कितनी होगी। तो देखिए, अगर बच्चों की उम्र पता हो, ठीक है, तो बच्चों की उम्र की सहायता से हम पिता की, देखो दोनों बच्चों की एज को ऐड कर देंगे और उसके बाद डबल कर देंगे तो पिताजी की एज आ जाएगी। और वही पूछ रहा है लास्ट में, एज ऑफ फादर। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बेटे की एज को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, और एक बेटे की एज को वाई मान लेते हैं। चलिए आइए, कहाँ गया है? देखो तो, मान लेंगे लेट बी, थिंक से लिख दें, द एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन चाइल्ड x years and age of second child is y years। माना पहले बच्चे की उम्र x साल तथा दूसरे बच्चे की उम्र y साल या y वर्ष। अतः हेंस, क्वेश्चन क्या कर रहा है? हेंस फादर की एज कितनी होगी? बेटों की उम्र को जोड़ो और इनका क्या है? ट्वाइस है। देखो, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन की एजों का
सम का डबल, ट्वाइस, वही ट्वाइस को डबल बोलेंगे, दोगुना। ठीक है, फिर क्या करते हैं सर, आगे बढ़िए। यानी कि एक इक्वेशन, एक चीज मुझे यहां से पता चल गया कि मुझे अगर एक्स और वाई मिला तो मैं यहीं आकर के रख दूंगा पिताजी की जगह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर का केस लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, लिखना आफ्टर 20 ईयर्स द एज विल बी इक्वल टू, आफ्टर 20 ईयर का केस क्या होगा। अच्छा बताओ, आफ्टर 20 ईयर पिताजी कितने साल के होंगे, पिताजी ये है ना 20 साल और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अच्छा बेटों की एज क्या होगी, x प्लस 20, वाई भी 20 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उस समय 20 साल बाद की केस वो बता रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन 20 years, after 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children। 20 साल बाद उसकी उम्र बच्चों की उम्र के योग के बस बराबर होती है, और 20 साल पहले दोगुने के बराबर। तो 20 साल पहले पिताजी की उम्र बराबर है किसके, बच्चों की उम्र के योग के। तो एक बच्चे की उम्र कितना होगी, x प्लस 20, जोड़ेंगे अगले बच्चे की उम्र y प्लस 20। देखो 20 साल बाद ये बच्चा भी पहले x था, अब x प्लस 20 हुआ, और ये बच्चा भी y था और y प्लस 20 हो गया। x प्लस 20 y प्लस 20 दोनों को पकड़ करके जोड़ देंगे, यहां से क्या होगा 2x, मन कर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा, मल्टीप्लाई कर लो। कितना होगा 2x प्लस 2y। ये बताओ इस प्लस 20 से ये हम प्लस 20 क्या हो जाएगा, खत्म, x प्लस वाई प्लस 20। अच्छा ये x और ये y दोनों इधर आएंगे, इधर कितना बचेगा बाबू, x, 2x में से x जाएगा तो x, और 2y में से y सब्सट्रैक्ट होगा तो y इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अपने तरफ से मान लीजिए 1 वैसे ही होना चाहिए, लेकिन आप इसी को मान लीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 1 में पिताजी की जो एज है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, और सेकेंड इक्वेशन आया एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो भी दे। अच्छा एक्स प्लस वाई की वैल्यू उठा करके अगर यहां रख दें तो पिताजी की एज तो पता चली जाएगी। वही काम करते हैं, लिखते हैं यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। 2 की वैल्यू 1 में रखते हैं, क्या होगा 1 में रख देंगे तो 2, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ऐसे लिख लेंगे। नाउ द एज ऑफ फादर विल बी 40 ईयर्स। पिताजी की एज कितनी होगी 40 साल। ये हमारा आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 2012 मत देखिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार बोर्ड एग्जाम में। नाइन हो गया, ये हो गया, इसका बचा हुआ क्वेश्चन, ठीक है इसको कर लेते हैं। इसके पहले एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन, चलो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। याद रखिएगा दो कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है, एक अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं, एक धारा के प्रवाह में होता है और एक धारा के विपरीत दिशा में होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। तो ये होगा आपका प्रतिकूल,
अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये प्रतिकूल है। अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद रखिए। समुद्र है, इसमें एक बोट क्या हो रही है, तैर रही है। जो बोट है वो क्या कर रही है, तैर रही है। नाव। अच्छा, नाव की जो स्पीड है, ठीक है, वो तो मान लीजिए हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, नाव अपनी स्पीड से चलती है। अच्छा, अगर धारा जो पानी की बहाव होती है, वो अगर धारा नाव की डायरेक्शन में है, ठीक है, नाव की डायरेक्शन में हम लोग अप स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, तो इसको बोल देंगे, मान लो अगर धारा इधर की तरफ चल रही है और नाव की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, तो इसको बोल देंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, ये स्ट्रीम है और यह बोट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसको अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, प्रतिकूल का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए नाव की जो चाल है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और धारा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बोट जो है वो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ए से बी डायरेक्शन में, और जो स्ट्रीम है वो बी से ए की डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होगा, अच्छा बताओ, सामने से इसको अपोज करेगी ना, इसकी स्पीड को कम कर देगी। 20 है, ये 5 से आ रही है, तो अपनी 5 पूरी इसकी स्पीड को क्या करेगी, अपने तरफ से कम करने की कोशिश करेगी, तो 20 में से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं मान लूं, देखो दो कॉन्सेप्ट है इसमें, अब तक जितने क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे सब में दो कॉन्सेप्ट था। तो अप स्ट्रीम में हम क्या लेंगे, एक्स, और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम उसकी स्पीड को क्या मान लेंगे, वाई। बोर्ड की स्पीड को x और स्ट्रीम की स्पीड को y मान लेंगे, और फिर अपस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट में इनको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, x में से y को सब्सट्रैक्ट। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, कॉन्सेप्ट है फॉर डाउन स्ट्रीम, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल की स्थिति में क्या होगा, अनुकूल की स्थिति में जो नाव की डायरेक्शन होगी, यानी कि बोट, जो बोट की डायरेक्शन होगी उसी की डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, स्ट्रीम भी। स्ट्रीम और बोट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर स्ट्रीम की स्पीड हम x लेते हैं और बोट की स्पीड x और स्ट्रीम की स्पीड y लेते हैं, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में मान लीजिए अगर इसकी स्पीड 20 हो और इसकी स्पीड 5 हो, 20 की स्पीड से चल रही है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके ये क्या करेगी, और उसकी बहाव की तरफ क्या करेगी, धक्का देगी, तो 20 और 5 ये दोनों इस केस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन का। चलिए, क्वेश्चंस को हिंदी में मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है स्पीड ऑफ अ बोट इन ए स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। कह रहा है कि शांत जल में किसी नाव की जो स्पीड है, नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि नाव की चाल उसने दे दिया है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कब, जब वो स्टिल वाटर में है, मतलब पानी शांत है, कोई पानी हलचल नहीं मचा रहा है, तब। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम टाइम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट, यानी कि ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है और 30 ही किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी जा रहा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब इसने वर्ड नहीं बोला है, लेकिन जब ये बताओ धारा की दिशा इधर बह रही है और बोट भी इधर जा रहा है, तो बोट एक डायरेक्शन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, बोट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी,
और फिर वापस भी तो आएगी, कह रहा है ना रिटर्न बैक, वापस आएगी। जब वापस आएगी तो ये जो धारा की डायरेक्शन है और बोट वापस जब आएगी तो इनके डायरेक्शन में क्या होगा, अपोज होगा। तो ये डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हो गया, माफ कीजिएगा अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हो गया। और जब ये एक ही साथ इधर की तरफ जाएंगे ए से बी पॉइंट की तरफ तो डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जब डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होगा तो ऐड कर देंगे और अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो उसका अपोज करेगा। ये कॉन्सेप्ट था। फिर क्या कह रहा है, 4 घंटे 30 मिनट में वो लोग क्या आ जा रही है वापस, मतलब यहां से गई और वापस आई तो कितना घंटा लगा, 4 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन है तो अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में दोनों को पकड़ करके टाइम्स को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे होता है। देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है, इस बार भी शायद हो सकता है आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए तो लिखेंगे लेट बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। माना शांत जल में नाव की जो स्पीड है, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। जो धारा की चाल है ना वो कितनी है, यानी कि धारा की जो बहाव है वो y किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, y किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। नाउ फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा 30 किलोमीटर। एक उसने दे दिया है 15, चलो ठीक है। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, x में से कौन सब्सट्रैक्ट होगा, y सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये स्पीड हो गई। ठीक है, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड हो गई। डिस्टेंस उसने कितना बोला, डिस्टेंस बोल दिया उसने 30 किलोमीटर, तो यहां रख देंगे 30 किलोमीटर। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, या यहां से हाँ चलो मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इस वैल्यू को भी रोके रहिएगा, 15 जो किलोमीटर दिया है वो इक्वेशन नंबर 1। फिर एक इक्वेशन डाउन स्ट्रीम से बनेगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम से एक इक्वेशन बनेगा, और हो सकता है सीएससी बोर्ड से ये कॉन्सेप्ट डिलीट हो, ये वाला नीचे वाला। देखते हैं नाउ फॉर डाउन स्ट्रीम, अनुकूल के लिए, अनुकूल के लिए क्या होगा, यानी कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तब तो जल्दी पहुंचेंगे, यानी कि टाइम थोड़ा कम लगेगा, और जब धारा की विपरीत दिशा में आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही बात है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो क्या करते हैं, इसके लिए स्पीड कितनी होगी, तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड जो होती है वो x प्लस वाई होती है, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ए और बी, ए से बी नाव जा रही है, तो मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और बी से ए पे आएगी तो भी तो 30 ही किलोमीटर होगी, यानी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है, डेस्टिनी सेम है दोनों की। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर सेम। तो क्या होगा यहां से टाइम इजकल टू, डायरेक्ट लिखिए इसके टाइम को आप t1 ले लीजिए
और इसके टाइम को आप t2 ले लीजिए। तो t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई। मान लीजिए इक्वेशन नंबर। अब देखो जाने में और आने में जितना टाइम लगा है वो 4 घंटा 30 मिनट लगा है। तो ये हो गया जाने, ये हो गया जाने का टाइम, ठीक है, मतलब स्टीम के अपोजिट में, और एक हो गया स्टीम के डायरेक्शन में। तो दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे, जाने और आने दोनों के टाइमों को अगर पकड़ करके जोड़ देते हैं, देखिए टाइम 1 टाइम 2 जोड़ेंगे तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखिए यहां से, लिखिए सो इसलिए T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन। कितना कितना उसने टाइम लिया, तो टाइम कितना लिया उसने 4 घंटा 30 मिनट, और 30 मिनट को हम जानते हैं मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 अपॉन 30 में 60 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो ये चीजें कट करके कितनी हो जाएंगी 1/2, लिख देंगे 1/2, आधा घंटा। T1 कितना है 30 अपॉन x माइनस वाई। T2 कितनी है 30 अपॉन x प्लस वाई। सॉल्व करिए इसको। 30 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, देखो इसने x की वैल्यू दे दिया है, दिखा रहे हैं हम। x क्या है, x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है 15 उसने दे दिया है। तो ठीक है, x जहां जहां वहां वहां कितना रख देंगे हम 15 रख देंगे। रखिए x के जगह पे 15 माइनस वाई प्लस 30 अपॉन 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दूना 8 और 1 9/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए इनका इनमें, तो कितना होगा, या 30 कॉमन कर लो ऊपर से, 30 कॉमन करेंगे 3 से कट जाएगा बस। 30 ऊपर से कॉमन करिए तो कितना होगा 1 अपॉन 15 माइनस वाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 1 अपॉन 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 9/2। मन करे तो इसको 3 से काट लो, 10 बार, और ये 10 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड। यहाँ से क्या होगा, हम लोग पहुंच गए हैं जहां तक पहुंचना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसीलिए इसको सॉल्व किया जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 15 प्लस वाई, और अच्छा 10 इधर मल्टीप्लाई करेगा ना, इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड कर लेगा। तो पहले इसको लिख लीजिए इस तरीके से, 15 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 3/2। नीचे जाके डिवाइड कर लेगा, डिवाइड करेगा, देखो वाई से वाई कटा, ये हो जाएगा 3/20, नीचे जाकर के डिवाइड कर लेगा। फिर देखिए यहाँ से 3 से कट रहा है, कितनी बार में 10 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 225 या वाई स्क्वायर, 225 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 200, माइनस का वाई स्क्वायर उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो देखो तुम ऐसे कर लो, वाई स्क्वायर इजकल टू 225 में से 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि y की वैल्यू इधर जाएगी तो अंडर रूट में 25 होगी, और अंडर रूट से कोई भी चीज बाहर निकलता है तो प्लस माइनस के फॉर्म में निकलता है। अब याद रखिएगा यहां से y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, और ये स्पीड है इसीलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू वी टेक पॉजिटिव साइन, यहां लिख लेंगे वी टेक पॉजिटिव साइन, हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, क्यों, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए y इज इक्वल टू इतना किलोमीटर पर आवर। अब सवाल पूछा क्या था, शायद यही पूछा था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है।
क्वेश्चन पूछा फाइंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जी यही आंसर है आपका, y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। हेंस नीचे लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। देखो इसका 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एक टाइप का नहीं है, कई तरह का सवाल है। कभी कभी क्या करता है, अप स्ट्रीम नहीं देगा, डाउन स्ट्रीम नहीं देगा, और उनके केसेस दे देगा, ए से बी तक जाने में इतना टाइम ले रहा है, बी से ए तक आने में इतना टाइम ले रहा है। तो बताइए ये स्पीड ऑफ स्टीम कितना होगा और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी बोट की। फिलहाल एक ही पूछा था, देखिए एक दे दिया था उसने, एक टाइप है, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। यहाँ तो सॉल्व किए ही हो, एक बार खुद से भी सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए देखो एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया समझाने की वजह से, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है, फिर ये तो मैं कराऊंगा, इसको आप लोग करना होगा तो करिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ये तो हम अगले सेशन में करा देंगे। इसको करिएगा, इस क्वेश्चन को, ये एज का क्वेश्चन है, एज के क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। फिर इस क्वेश्चन, ये भी एज का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये न्यूमरेटर, देखो फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं, फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। अगले सेशन में जो जो छूटा हुआ है वो हो जाएगा, और भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन का ही है, इसको भी छोड़ दीजिए, अगर मन करे तो सॉल्व करिएगा, पढ़े लिखे हो ही। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि ये नेचर ऑफ इक्वेशन पे है, ठीक है ना, नेचर ऑफ इक्वेशन पे है। फिर बस, थैंक यू सो मच टाइम अपना देने के लिए, लेक्चर पूरा देखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना आए या अपने तरफ से अगर कोई डाउट बने, एक टेलीग्राम लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उस लिंक को आप कोशिश करिएगा, वहां पे अपने कॉन्सेप्ट को समझने की, और सारे पीडीएफ्स वहीं मिलेंगे आपको, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग डालेंगे, ठीक है। और जानते ही हो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलेंगे। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो कोशिश करिएगा, हम जो वीडियो है, वीडियो उसको लाइक कर दीजिए, आपकी इच्छा लाइक करिए ना करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम टू टाइम, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो रहा है इसीलिए, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मेहनत करते रहिए।